अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड अ न्यू डे, अ न्यू शो एंड अ लॉट टू टॉक बिकॉज दूसरा ओडीआई इस वक्त जारी है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड इज क्रूजिंग प्रिटी फास्ट। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, और भी डिस्कशन होगी, मेहमान भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और कितनी मुबारक मेरी ये अल्फाज साबित हुए हैं। अभी अभी पाकिस्तान का रिव्यू जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था, एक ही ओवर में दूसरा रिव्यू यहाँ पे लिया, बट इस बार पाकिस्तान विकेट हासिल करने में कामयाब हो गया। यस, द सेकंड ओडीआई, और कह सकते हैं हम, खैर इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान हैड मेड अ सॉर्ट ऑफ अ कमबैक इन दिस मैच बिकॉज न्यूजीलैंड का आगाज बड़ा ज़बरदस्त था और लग ऐसा रहा था एक मौके पे कि 350 रन बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है वो बताने के लिए व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स एंड ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में कैसा रहा आज का दिन, शुरुआत कैसी हुई ओडीआई की जब हम बात करें। सो शुरुआत में मेरे ख्याल से पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, वो इस वजह से बिकॉज पहले ही ओवर में विकेट हासिल कर ली थी नसीम शाह ने फिन एलन की, और उसके बाद से फिर एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप जो है वो केन विलियमसन और कॉनवे की हुई। दो के केन विलियमसन के 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, बट उस तरीके से वो पार्टनरशिप चलती गई, एक बहुत ज़बरदस्त सॉलिड पार्टनरशिप, और नॉट जस्ट सॉलिड पार्टनरशिप, बड़ी तेज़ी से रन स्कोर किए, बट इवेंचुअली जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग आवर मैच हमें अब धड़ाधड़ बिफोर स्टार्टिंग आवर शो हमें धड़ाधड़ विकेटें गिरती हुई दिख रही हैं। एंड राइट नाउ न्यूजीलैंड इज 198 फॉर 4। या एब्सोल्युटली, एज आई सेड, पाकिस्तान ने कमबैक किया, लेकिन ये न्यूजीलैंड बड़ी खतरनाक टीम है एंड स्पेशली केन विलियमसन आई बिलीव इज स्टिल बैटिंग। बहरहाल चलें जी, बात करते हैं ऑफ द फील्ड इश्यूज के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच कौन होंगे, ये मसला जो है अब सर उठाने लगा है, बिकॉज हमने शुरू में ये देखा था कि जब सेठी साहब आए थे तो उन्होंने ज़ीरो इन किया हुआ था मिकी आर्थर को। काफ़ी उम्मीदें भी जागी थी कि मिकी आर्थर जो है पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिकी आर्थर, बल्कि अब काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया है कि मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ फ़िलहाल मुआहिदा नहीं करेंगे। जो वजह बताई जा रही है नेचुरली वो यही है कि उनका डर्बी शायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली उन्होंने एक्सटेंड किया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जनरली हायर पे पर भी होता है, और फिर उसमें एग्जिट क्लॉज जो है वो भी ज़रा टाइट हो जाती है, ज़रा सख्त हो जाती हैं। सो उनकी ख्वाहिश ये थी बज़ाहिर मिकी आर्थर की कि वो कंसल्टेंट के तौर से काम करें, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करें, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उनको क्लियरली बता चुका था कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि मिकी आर्थर वाला जो ये चैप्टर है वो फ़िलहाल क्लोज हो गया है। बिल्कुल, नजम सेठी ने भी इस पे ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो सामने ले आए। उनकी स्टेटमेंट से हमें पता चला कि नजम सेठी का कहना है कि मिकी आर्थर ने पार्ट टाइम कोचिंग के ख्वाह थे, और जबकि हम फुल टाइम कोच रखेंगे। उनका कहना था कि मिकी आर्थर ने हतमी फैसले के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया है। मिकी आर्थर एशिया कप के बजाय वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी में कोचिंग करना चाहते हैं। अब बात ये होती है कि जब मिकी आर्थर अब नहीं है तो फिर उनके अलावा और कौन से लोग हैं जो सामने आ रहे हैं। देखिए, याद रहे ये बात, तकरीबन एंटायर कोचिंग स्टाफ जो है पाकिस्तान का वो तब्दील हो रहा होगा, जिसमें जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं। तो बताते ये चलें कि अभी ऑस्ट्रेलवी जस्टिन लैंगर हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। तफसील से बात की जा सकती है कि लैंगर का पाकिस्तान आना क्यों मुश्किल है। टोबी रदरफोर्ड को हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए ऑफर दी जा रही है, और इयन पॉन्ट का नाम जो है वो उनके मुतबादिल के तौर से ज़ेर गौर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त फ़िलहाल इन तीनों कोचेस से बात कर रहा है। दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। लेकिन सवेरे इस डिस्कशन को कोच के हवाले से हम आगे बढ़ते हैं। जस्टिन लैंगर, आप ये जानते हैं कि उनका जो इख्तिताम था ऑफिस टाइम विद द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, वो कोई इतना अच्छा नहीं था। एक काफ़ी टर्बुलेंट सा टाइम उनका रहा था। कहते हैं कि जी काफ़ी सख्त नेचर के वो हैं और बड़े ही रूल्स ड्रिवन हैं, फिटनेस है, और प्लेयर्स से ज़्यादा अपनी पावर को जो है वो इन्फोर्स करना आमतौर से चाहते हैं। तो हमारे कल्चर के साथ उनका सेट होना एक अलग जगह है। Secondly, he was a very highly paid coach as well. He was. ये मेजर एक इशू हो सकता है about his salary, मगर जिस वक्त मिकी आर्थर आ रहे थे ना तो सबने यही कहा था कि मिकी आर्थर लड़ाई झगड़ा कर आ रहे हैं, सीनियर्स की वो प्लेयर पावर तोड़ना चाहते थे, और उस वजह से वो पूरा मसला हुआ था।
सो मिकी आर्थर भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी बैकग्राउंड से आए थे जब टीम पाकिस्तान के साथ आए थे. एंड यस, मिकी आर्थर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोच. वो अपनी काफ़ी मनमानी करते थे और काफ़ी मनवाते थे. एंड मे बी शायद सरफराज जो है वो इतना मोल्ड कर सकते थे कि वो कभी मिकी आर्थर की सुनते थे तो वो कभी इंजमाम की सुन लेते थे. सो जस्टिन लैंगर मुझे लगता है आ भी जाएं तो सबसे बड़ा मसला उनकी सैलरी का होगा, बिकॉज द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट ही हैड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ मिलना मुझे मुश्किल लगता है. बट लेट्स सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलेगा कि कौन फाइनल कोच होता है. बट जो चीज़ मिकी आर्थर चाह रहे हैं वो बहुत मुश्किल है कि पैरेलली वो डर्बीशायर को भी कोच करते रहें और वो पाकिस्तान टीम को भी कोच करें. किसी और मतलब PSL की फ्रेंचाइज को जरूर कोच कर सकते हैं, मगर एक पूरी नेशनल टीम को कोच करना विद काउंटी टीम विद द काउंटी रेगुलरिटी में मुझे नहीं लगता कि ये आसान बात. वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू. सो वो दोनों चीज़ें तो खैर ये मिलना आई थिंक ये नहीं होगा. लेकिन सवेरा जो ऑफ कोर्स हमने कल भी खैर इस पे बात की थी, लेकिन मिकी के जहन में कि स्मार्ट आदमी, काफ़ी ज़्यादा समझदार आदमी, इसमें कोई शक नहीं है, और घाट घाट का पानी पिए हुए अब तो, और उनको पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स का भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे किस तरह जब कोई नई मैनेजमेंट आती है तो उस तसलसल के बजाय हर चीज़ नई तरीके. तो मिकी लास्ट टाइम इसका शिकार हुए थे. देयर वाज एब्सोल्युटली नो रीज़न लास्ट टाइम भी कि मिकी को कोई परफॉर्मेंस का ऐसा इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको टर्मिनेट करके एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जब मिसबाउल हक को जो है वो लाया गया था कमेटी में. जी खुद है, अपने आप को जी मैं अपने अपॉइंटमेंट लेटर खुद साइन कर रहा हूँ. अजीब वक्त था. तो मिकी का इस वजह से शायद मेरे ख्याल से इतना वो चाह रहे होंगे कि उन्होंने कहा, उन्होंने जब उनकी जो सेठी साहब से बात हुई तो ही सेड कि फिर क्योंकि डर्बीशायर का 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, टोटल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 1 साल उन्होंने किया था और उसके बाद 3 साल का एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला. सो दिस इज व्हाट ही आस्क्ड फॉर कि ठीक है देन साइन अ बॉन्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड देन आई एम ओके टू कम, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी एक लगी बंदी जॉब है. आप वो छोड़ के इस अनसर्टन माहौल में आ जाएं जहाँ पे आपको यही नहीं पता कि सेठी साहब कितने अरसे तक रहेंगे. सो देयर इज नो पॉइंट कि कोई भी रिस्क ले. सवेरा फॉरगेट दिस गाय मिकी आर्थर. इस वक्त पीसीबी में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अगले 3 महीने में या 4 महीने में क्या होने वाला है. वैसे मुझे ये जरूर पता चला है कि नजम सेठी साहब की जो पुरानी टीम बैक ऑफिस में मार्केटिंग साइड पे एंड ऑल, पुरानी टीम जो है वो एक बार फिर से कदाफी स्टेडियम लौट आई है. वी नो अबाउट नाइला भट्टी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की कमिश्नर उनको अपॉइंट कर दिया गया है. दिस हैज हैपेंड व्हाइल उस्मान वाला वाज एक्चुअली द प्रोजेक्ट डायरेक्टर जब थे ऑलरेडी. अब इनकी कहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वी डोंट नो अबाउट दैट. I know about the revenue side as well. Revenue में भी जो पुरानी टीम है वो लाके So would the commissioner report to the director or the director would report to the commissioner? I don't know, but नाइला भट्टी बहुत पावरफुल शख्सियत थी सेठी साहब के पुराने टेन्योर पे, और बल्कि सेठी साहब जब बाद में एक कमर्शियल एंटिटी के चेयरमैन भी थे और उसके CEO थे. There are 2 power fights going on in PCB majorly. मतलब एक तो ये आपने मुझे बता दिया, एक और दूसरी है which is सलमान नसीर and फैसल हसनैन. Obviously because पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से there is no CEO in the India. उस कॉन्स्टिट्यूशन में CEO को नहीं था. ये तो ये नई वाली कॉन्स्टिट्यूशन. So now there's this power game going on कि इन दोनों में से कौन बचेगा. So yes, funny scenario right now. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने हिसाब से चीजें चल रही हैं. अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम they'll get a grip, मगर जब तक वो ग्रिप ले ऐसा ना हो कि चीजें चेंज हो जाए. उसकी शायद वजह ये है कि ये सब इतना अचानक हुआ है और इतना एब्रप्ट हुआ है कि अचानक का रमीज के जाने से 3-4 दिन पहले हमारे जो उस साइट वाले जर्नलिस्ट हैं जो उस तरफ जिनका झुकाव ज्यादा है, उन्होंने ये ट्वीट्स करना शुरू कर दिए थे कि रमीज के किस्मत का फैसला हो गया और ऐसा हो गया. वजीर आजम साहब नजम सेठी से मिले एंड रमीज इज गोइंग होम. अपना सामान तक वो लेकर नहीं गए थे. आपको पता है कि उनको भी नहीं पता था कि अब मैं ऑफिस में दोबारा नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज रमीज का ये दावा है कि जब इंग्लैंड की टीम के लिए इशाइया दिया गया था उसमें शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम साहब ने रमीज की परफॉर्मेंस की तारीफ की थी और कहा था दैट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. एंड बहरहाल इस दौरान जब हम बात कर रहे थे, इट लुक्स लाइक दैट हमारे जनाब नवाज साहब ने जो है वो 3री विकेट हासिल कर ली है. अमेजिंग 85 पे केन विलियमसन आउट हुए हैं. दिस इज द 3rd विकेट दैट नवाज हैज गॉट. एंड बड़ा साइलेंट किलर है नवाज, वैसे खामोशी से परफॉर्म करते रहते हैं. बिल्कुल. मोहम्मद नवाज की बात करें तो कभी कभार हम ये सोचते थे कि मोहम्मद नवाज को उस तरह यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज ही हैज दैट ऑल राउंड परफॉर्मेंस. बैटिंग में भी आप देखते हैं नवाज कैन बी रिलायबल, बॉलिंग में भी वी हैव सीन हिम टाइम बाय टाइम कि वो बड़ा एक एप्ट टाइम पे आते हैं और विकेट लेकर चले जाते हैं. सो यस, मोहम्मद नवाज अनदर विकेट डाउन, 201 राइट नाउ फॉर न्यूजीलैंड, 5 विकेटों के नुकसान पे.
एक टाइम पे ऐसा लग रहा था अदील के 300 का 300 प्लस का टारगेट होगा, अभी भी इट इज द 35th ओवर व्हिच मींस 15 मोर ओवर्स टू गो. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए अभी इनके पास ग्लेन फिलिप्स, इस वक्त जो फिलिप्स खेल रहे हैं हम जानते हैं. अच्छा, इसके बाद माइकल ब्रेसवेल पिछले मैच में काफी तेज, आई थिंक सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से वो खेले थे, और मिचेल सेंटनर. सो I really don't think they are crossing 300. वो जो 350 वाली जो गेम, 325 वाली गेम, वो तो अब नहीं लग रही. न्यूजीलैंड वुड बी वेरी सेटिस्फाइड अगर वो 280-290 रन बनाने में अभी भी कामयाब हो जाते हैं. आई थिंक 300 इज समथिंग दे शुड रियलिस्टिकली टारगेट, बिकॉज उससे कम अगर उन्होंने स्कोर किया देन यू आर एक्चुअली प्लेइंग पाकिस्तान गेम. बिकॉज पाकिस्तान के लिए अब एक जमाने में चेस करते हुए हमारी तो चीखें निकल जाया करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए अपनी कंडीशंस में 270, 265, 280 चेस करना जो है मुश्किल नहीं है, बिकॉज हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स आ गए हैं. और हारिस सोहेल भी ज़ाहिर हैं, और उनके आने से भी एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट. लेट्स होप कि जो टेस्ट में सरफराज के आने से फ़र्क पड़ा था वो हारिस के आने से ओडीआई में पड़े. ज़ाहिर हारिस हैज़ गॉट अ पॉइंट टू प्रूव. विदाउट कोई अपनी कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस के बगैर वो टीम में आए हैं. आई डोंट वांट टू से कि वो पैराशूट करके लाए गए टीम में, लेकिन बज़ाहिर उनसे पहले शायद पैकिंग ऑर्डर में और कुछ खिलाड़ी हो सकते थे अगर क्राइटेरिया डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है. 3 साल पहले आखिरी बार ओडीआई पाकिस्तान के लिए वो खेले थे, लेकिन लेट्स होप ही ब्रिंग्स इन दैट स्टेबिलिटी इन द पाकिस्तान साइड. तो स्कोर इस वक्त न्यूजीलैंड का 201, 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं. एंड डेफिनेटली व्हेन स्कोर वाज 183 फॉर 1, न्यूजीलैंड इन कंप्लीट कंट्रोल था. लेकिन अब पाकिस्तान ने 20 रन के अंदर अंदर उनके 4 और विकेटें हासिल कर ली हैं. सो या गुड कमबैक बाय पाकिस्तान, डेफिनेटली गुड कमबैक बाय पाकिस्तान. और मतलब जिस तरह से अब बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया उस टाइम को, वरना ऐसा लग रहा था कि नसीम ने वो जो एक विकेट ली थी उसके बाद इट वाज ऑल साइलेंस एंड न्यूजीलैंड वाज क्रूजिंग थ्रू. बट एक चीज़ आज आपने नोट की अदील, एक तो ये कि न्यूजीलैंड ने खुद ऑप्ट किया पहले बैटिंग करने के लिए टॉस जीत के. दो के हम समझ रहे थे कि नहीं जी जो भी टॉस जीतेगा दे विल फील्ड फर्स्ट, और एंड द वे दे स्टार्टेड ऑफ तेज खेले आज कंपैरेटिवली लास्ट टाइम से. पहले ओडीआई के हिसाब से दे प्लेड कंपैरेटिवली फास्ट. या और मेरा ये ख्याल है कि न्यूजीलैंड को पिछले मैच में इस बात का एहसास हुआ होगा कि अगर, क्योंकि वो तो उन्होंने बिलो पार टोटल पाकिस्तान को दिया था, तो दे वुड हैव रियलाइज कि मे बी अगर वो 30-40 रन एक्स्ट्रा बनाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर उस मैच में भी हो जाते, लेट्स से 285-290 तक अगर वो स्कोर कर लेते, तो फिर पाकिस्तान को वो टफ टाइम दे सकते थे. और आज शायद, एंड इट लुक लाइक टुडे, कि आज वो एक टफ पाकिस्तान को टोटल देंगे. लेकिन ये जो विलियमसन की विकेट इस वक्त गिरी है 85 रन पे, वेल सेट विलियमसन आउट हुए. बहुत खूबसूरत डिलीवरी है नवाज की जिस पर के, बल्कि विलियमसन अपने दोनों गेम्स में बहुत खूबसूरत गेंदों पे आउट हुए हैं जो कि फ्रेम करवाई जा सकती हैं. इनकी जो है वो नॉन फंजिबल टोकन्स बनाए, NFTs बनाई जा सकती हैं. इतनी खूबसूरत ये विकेट थी. अच्छा, अभी मेरे सामने हम उस्मान वाला का जिक्र कर रहे थे, उनका ट्वीट मेरे सामने आया हुआ है अबाउट द टिकटिंग पार्ट. एंड ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये क्रैक प्रॉब्लम नहीं कर पाया है पीसीबी. वो कहते हैं ये प्रॉब्लम क्रैक नहीं कर पाया. वही हुआ है कि ई टिकट इज फाइन विद द ओरिजिनल आईडी कार्ड यूज्ड टू परचेज द टिकट. नो वन हैज टू कलेक्ट द फिजिकल टिकट once you have bought online. So test mein you had to go and get but the last tweet I read, like before the first ODI, there he himself said that we need to have a physical ticket. I have no idea, seriously because speaking, it's a paper ticket now, और वो अब कार्ड भी नहीं है. So confusing, honestly speaking. मुझे नहीं पता कि वो कौन सा हम तरीका बनाना चाह रहे हैं अपनाना. देखिए, टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन करना चाह रहे हैं तो फिर तो just have this on your mobile phone and you just go inside. इससे अच्छी और क्या चीज़ होगी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और मेरा थोड़ा जो एक्सपीरियंस इसमें है, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस टेक्नोलॉजी को अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं करता. सो व्हाई डोंट वी गो ओल्ड स्कूल? व्हाई डोंट वी जस्ट हैव दोस टिपिकल प्रिंटेड फिजिकल टिकट्स जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स हों एंड पीपल जस्ट गो इनसाइड. सो ये आई थिंक एक बहुत बड़ी वजह जो लोग कतरा रहे हैं मैच देखने जाने से, वो यही है दैट दे आर सो कंफ्यूज कि होना क्या है. बिल्कुल. और टिकट बूथ नॉर्मली ट्रेडिशनल वे की तरह चले जाएं जब नहीं हो रहा कनेक्टिविटीज का इशू. बिकॉज मैं याद ये करती हूँ अदील के अभी ऑस्ट्रेलिया में तो इट वाज लाइक कि ये फोन वहाँ वो गेट्स बने हुए हैं, कोई किसी के खड़े होने की भी जरूरत नहीं है. वो गेट पे उन्होंने खुद वो स्कैन किया और वो खुद निकल गए सामने. सो यस, हम अभी बहुत पीछे, हमने और बहुत कुछ सीखना है. बट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर अरशद खान साहब. उनको खुशामदीद कहती हूँ मैं गेम सेट मैच पे. उन्होंने हमें अभी ज्वाइन करना है फोन लाइन पे, वो हमें ज्वाइन इन करेंगे. सो वील जस्ट वेट फॉर हिम टू ज्वाइन. और मैं जो बात कर रही थी कि हमने
नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना तो कर दिया है, बट अरीना सिर्फ नाम से अरीना नहीं होगा, वी नीड टू हैव एन अरीना. मतलब मैं अभी भी स्टेडियम जाके देखती हूँ, वी नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट in our state. Savira, I just don't understand the reason कि ये हो क्यों नहीं रहा है, because जिन लोगों को फाइनेंस के मामलात में इंटरेस्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जी, उनके P&L स्टेटमेंट वो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी. आपको पता चल जाता है, पब्लिक डिस्क्लोजर होता है इनका कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाउ मच मनी डू दे मेक. उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बिलियंस में है, उनकी बिलियंस में है. हाउ मच डू यू थिंक इट्स, ये जो कुर्सियां यहाँ पे लगनी है, ये कितना इसमें खर्चा आपका आने वाला है? मामूली सा एक्सपेंस है बिल्कुल. जस्ट प्लीज चेक आउट. हम जो बार बार बात करते हैं, जरा व्यूअर एक्सपीरियंस जाके देखें. वो बाबा आदम के ज़माने के वहाँ पे बड़े बड़े वो स्टील के जो हैं वो पिलर्स लगे हुए हैं. लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस इज सो बैड. वंस एंड फॉर ऑल कोई 2 बिलियन 3 बिलियन रुपए, दिस इज एन कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस बाय द वे. ये तो आप इसको एमोटाइज करें ओवर द नेक्स्ट 5 और 6 ईयर्स, उसकी वजह से ये किया जा सकता है. आई मीन इट रियली बॉगल्स, आई मीन आप हैरान रह जाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक अजीब सा लगता है कि वो शादी वाली जो कुर्सियां हैं वो लगाई जा रही हैं, काली कलर की कनातें लगाई जा रही हैं वो उसको जो है साइट स्क्रीन बनाने के लिए. एंड आई रियली डोंट नो, आई मीन सीरियसली ऐसा लगता है कि जो इतने साल देखें, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इतने साल से क्रिकेट नहीं हो रही थी. अब तो माशाल्लाह 3.5-4 साल से क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में. आई रियली डोंट नो व्हेन आर वी गोइंग टू कैच अप. अब या तो ये बता दें कि जी इनका पूरा प्लान, आपको पता है कराची के आउटस्कर्ट में एक सोसाइटी है जहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, या तो लोगों को ये बता दें कि भाई वो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान वो स्टेडियम है, इसलिए वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना. लेकिन अगर आपको ये स्टेडियम रखना है, विच यू शुड एक्चुअली, बिकॉज दैट्स फार ऑफ द सिटी, तो बस पे इन्वेस्ट करें कुछ. बिल्कुल इन्वेस्ट बिल्कुल करना पड़ेगा. और क्यों ना इन्वेस्ट करें, जब आप इतना अर्न करते हैं तो क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जाए. बट वक्त अभी गेम सेट मैच में एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू. वेलकम बैक गेम सेट मैच. अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं एंड पाकिस्तान इज टेकिंग, इस वक्त कह सकते हैं, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस गेम. व्हाट ए जबरदस्त टर्न अराउंड इस मैच में हुआ है. एक मौके पे जहां पे 182 पे सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ था न्यूजीलैंड का, 206 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान की जानिब से 4 विकेटें हासिल की हैं. नवाज ने 35 रन देकर एक और विकेट लें एंड दैट वुड बी नवाज़ करियर बेस्ट बॉलिंग. नवाज की बात की, पाकिस्तान के स्पिन बॉलर, और इस वक्त पाकिस्तान के एक साबिक स्पिन बॉलर और टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. और अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अरशद खान साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच. सर, सबसे पहले तो एंजॉय कर रहे हैं सीरीज को. ठीक है, टेस्ट मैच जैसे गुजरे हमारे हुए, हमने ड्रॉ किए, बट इस वक्त अगर मैं ओडीआईज की बात करूं तो अब इस वक्त आई कैन इजीली से दैट पाकिस्तान इज एट द टॉप. जी अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो आप लोग? वालेकुम जी बिल्कुल. टेस्ट मैचेस तो गुजर गए, उसके लिए भी हमें थोड़े से पिछले 10 साल से तो प्लान किया नहीं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में है टाइम हमारे पास कि हम उसको प्लान करें. लेकिन अभी वनडे हो रहे हैं. पहला वनडे हम बड़ा अच्छा जीते हैं और सेकंड में अभी जो कम बैक हुआ है, जैसे नवाज ने बेहतरीन स्पेल कर दिया और अभी 106 पे मेरे ख्याल में 6 आउट हैं. तो इट्स ब्रिलियंट एफर्ट किया इन्होंने, क्योंकि मेरे हिसाब से 280 या 290 होना था. अभी भी चांसेस है, लेकिन ये है विकेट 280 और 270 का विकेट है. 280 या 270 का मतलब ये कि पाकिस्तान फेवरेट हो सकता है, बिकॉज इस तरह के टोटल जिस तरह पाकिस्तान अब अरशद साहब चेस करता है, सो हमारे लिए आपको लगता है कि यहाँ पे, और जिस तरह की फॉर्म में हमारी माशाल्लाह टीम नजर भी आई है पहले ओडीआई में, सो पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन कि आज हम ये सीरीज रैप अप भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारी बैटिंग कंप्लीट है और सेकेंडली हमारे जितने भी, अगर आप देखें, जो नए लड़के भी, अभी नए तो नहीं है, जैसे हारिस सुहेल आया वापस कम बैक किया और जिस तरह उसने स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, तो मेरे ख्याल में इजी हो जाएगा पाकिस्तान. ये अगर थोड़े से ऊपर से थोड़े रन हो, जैसे फखर और उसने इमाम ने रन ही किए, लेकिन अगर इमाम जिस तरह की फॉर्म में है, अगर ये ऊपर से कुछ रन कर लेते तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल, आपने जिस तरह यंग लड़कों से तब्दील किया अपना बयान के, वापसी की है हारिस सुहेल ने. सो अरशद साहब, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम अपने यंगस्टर्स की बात करते हैं, अपने यंग लड़कों की बात करते हैं, हमने हारिस सुहेल की स्टेबिलिटी पास्ट में भी देखी है कि मतलब मेरे ख्याल से जब तक बाबर टीम में नहीं आए थे तो लगता था सबसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड अगर कोई प्लेयर हैं वो हारिस सुहेल हैं. और हारिस सुहेल जिस तरह खेलते हैं हम सबको पता है. तो क्या यंग लड़कों में भी हमें इस तरह के रिलायबल प्लेयर्स दिख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के सर्किट में?
जी है, यंग में भी है, लेकिन सवेरा बात वही आ जाती है कि आप जब तक डोमेस्टिक में थोड़ा लंबा उनको देते नहीं। अगर आप देखें हारिस सोहेल, तो जब ये बाहर गया था तो ये बेसिकली T20 की परफॉर्मेंस से बाहर हुआ था और फिर उसको 2 साल 2.5 साल इसको मौका नहीं मिला। अगर उसकी एवरेज आप देखें तो 46-47 एवरेज वाला कभी भी बाहर नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि एक फॉर्मेट में वो खेलते हैं, दूसरे फॉर्मेट से ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक, वेरी गुड, वेरी जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन अगर आप उसकी डोमेस्टिक देखें तो मेरा ख्याल में वो है कि फर्स्ट क्लास खेले। जब तक आप 25-30 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलते हो तो आप ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करोगे अपने रियल टैलेंट के थ्रू, लेकिन कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो डोमेस्टिक की परफॉर्मर जैसे अभी शाहिद ने बहुत जबरदस्त डिसीजन लिए, सरफराज 2-3 साल से बाहर आया, इसी तरह उससे हारिस सोहेल आया, अभी उसामा जो है ये भी डोमेस्टिक कंटिन्यू करके आया। मेरा ख्याल में बड़ा जबरदस्त स्टाइल है, बड़े बोल्ड डिसीजन उसने किए हैं और वो अभी इसी तरह मेरा ख्याल में अगर जितने देर तक वो रहता है तो अच्छे डिसीजन करेगा। बिल्कुल अर्शद साहब, हमारे ज़रा ये क्रिकेट का मसला रहा, एक तो हम क्रॉस फॉर्मेट पे डिसीजंस बहुत लेते हैं, एक फॉर्मेट में चल रहा है दूसरे में ड्रॉप कर देते हैं। जैसे काफ़ी सारे लोगों का ये ख्याल है कि खुशदिल शाह जब पाकिस्तान पिछले ओडीआईस खेल रहा था तो खुशदिल ने अच्छे रन स्कोर किए थे और उसको कम से कम ओडीआई की फॉर्म की बुनियाद पर जो है पुराने मैचेस की फॉर्म की बुनियाद पर उसको होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो T20s में फेल हुआ है तो उसको ओडीआई में भी सेलेक्ट नहीं किया गया। वर्ल्ड कप का साल है अर्शद साहब, टीम को देखकर कितना लगता है आपको कि हम तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, या ये वो खिलाड़ी हैं जिसमें से हम अपने बेस्ट प्लेयर्स को पिक करके वर्ल्ड कप के लिए खिला सकते हैं? क्योंकि ये भी नहीं हमें लगता कि शाहिद खान आफरीदी तो अभी इंटरिम बेसिस के ऊपर हैं, अभी वक्ती तौर से मौजूद हैं, हमें नहीं लगता कि शायद वो मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। सो इतनी अनसर्टनिटी, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप के साल में ये परेशान कुन अमल होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अगर आप देखें आपके पास फास्ट बॉलर की बैटरी कंप्लीट है, आपके पास स्पिनर्स ऑलमोस्ट 1-2 स्पिनर्स हैं आपके पास, जैसे शादाब और नवाज, अभी उसामा आया, इब्रार अहमद है। तो हमें मेरे ख्याल में इंडिया के, अगर आप इंडिया की वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं तो इंडिया में आपके पास 4 स्पिनर्स होने चाहिए। 3 जाएंगे, एक बैकअप पे रहेगा, तो ये आपकी बॉलिंग बैटरी तो कंप्लीट हो गई। आपके पास बैटिंग में भी अब जैसे हारिस सोहेल आया, साथ में 2 खुशदिल की बात आपने की, खुशदिल की डोमेस्टिक की अगर आप देखें तो वनडे की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है और इंटरनेशनल में भी अच्छी रही है। अनफॉर्चुनेट है कि वो T20 में नहीं कर सका, तो उस वजह से, क्योंकि उसको बड़ा लिमिटेड कर दिया था कि 3 ओवर 4 ओवर आपको देंगे। थोड़ा सा हमें इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उस फॉर्मेट में उसको खिलाए। उसके पास अब जैसे सरफराज ने परफॉर्म किया तो हर बंदा यही कह रहा है कि जिसको वनडे में भी होना चाहिए था, लेकिन अगर आपके पास रिजवान है तो क्यों होना चाहिए था? तो ये हमारे थोड़ा सा हमें चीजें चेंज करनी पड़ेगी कि जो जिस फॉर्मेट पर परफॉर्म करे उसी में उसको खिलाया जाए, तो हमारी टीमें भी बन जाएंगी और हम बहुत आगे निकल जाएंगे। चलो बिल्कुल, और जिस बेंच की हम बात करते हैं हमारी बेंच भी बढ़ जाएगी, हमारे पास ज़्यादा लड़के होंगे, अलग अलग फॉर्मेट को अलग अलग लड़के रिप्रेजेंट करने के लिए होंगे। बट अर्शद साहब, एक बहस 2-3 दिन से जो है वो लगातार वो चल रही है, वो बहस ये है कि जैसे अदील ने भी कहा कि वर्ल्ड कप का साल है, हम ओडीआई की परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो हैं बहुत सारी फील्ड्स हैं जिन पर टिक मार्क लगे हुए हैं, हमारे पास अच्छे खासे लड़के हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। बट एक पॉइंट ये है, हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, हम पाकिस्तान कप की जब बात करते हैं कि जब पाकिस्तान कप खेला जाता है हमारी जो मेन टीम है वो कहीं ना कहीं मसरूफ होती है, वो बिजी होती है रेगुलरिटी में। पिछले कोई 3-4 साल का आप रिकॉर्ड निकालें तो हमारी मेन टीम सीरीज खेल रही होती है और पाकिस्तान कप में बाकी लड़के होते हैं। आपको लगता है कि अभी क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है, बीच में कहीं ना कहीं कोई जगह निकाली जा सकती है? मोस्ट प्रॉब्ली आईपीएल की विंडो में पूरी दुनिया जो है वो आईपीएल में मसरूफ होती है। हम शायद पाकिस्तान कप अभी हुआ है, मगर हम फिर से अगर इस साल का पाकिस्तान कप अर्ली करवाना चाहें जिसमें हमारे मेन लड़के भी शामिल हो, आपको लगता है ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल अगर नहीं भी है तो इसको पॉसिबल बनाना चाहिए, क्योंकि तो मेरा बात वही आ जाती है कि जब हमारा डोमेस्टिक होता है, हमारे जो अच्छे प्लेयर हैं जब तक वो डोमेस्टिक सर्किट में रहेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं। हमारे अभी पाकिस्तान कप हो रहा था तो तकरीबन जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं जिनसे बच्चों ने सीखना होता है या उनके साथ खेल के मजा आता है, तो सारे बिग बैश में गए हुए थे। इस तरह अभी बांग्लादेश चले जाएंगे। तो ये हमारे जो डोमेस्टिक की जो स्पेशली वनडे और T20 की जो टीम जो डोमेस्टिक है उसमें एटलीस्ट हमारे अपने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको खेलना बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये अगर वो नहीं खेलेंगे तो क्राउड भी नहीं आएगा, लोग इंस्पायर नहीं होंगे,
آپ کے پاس جو ینگسٹرز آ رہے ہیں وہ کس سے سیکھیں گے؟ کوچز آپ کو گراؤنڈ میں نہیں سکھا سکتے. بیسیکلی آپ کی جو ٹیکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ جو سینئر کرکٹر ہوتا ہے وہی آپ کو سکھاتا ہے اور وہ اسی سے آپ سیکھتے ہو. تو میرے خیال میں یہ ونڈو آپ نے جو بات کی بڑی زبردست ہے کہ آئی پی ایل اگر ہو رہا ہے تو آئی پی ایل میں ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے بہت زیادہ ٹیمیں ڈالیں, لیکن ہم جو ہمارے پاس بینچ کے پلیئرز ہیں, کچھ ہمارے ہیں, کچھ ڈومیسٹک ایسے پرفارمر, 3 سے 3 ٹیموں کا ایک ٹرائنگولر کرا کے اس میں لمبے میچز ہو جائیں کہ لوگ بھی, اور مختلف شہروں میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں کہ لوگ آئیں تو ان سے ان کو مزہ بھی آئے گا, اور میرے خیال میں یہ زبردست آئیڈیا ہے. بالکل اس آئی پی ایل کی ونڈو میں آپ آرام سے جو ہے ہم کر سکتے ہیں پاکستان کا. اور ارشد صاحب یہاں پہ ظاہر ہے جو ایک اور سوال بنتا ہے, اب ڈومیسٹک کرکٹ کا اگر ذکر بھی ہوا ہے تو سٹرکچر چینج ہوا ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ جو سٹرکچر نیا بنا تھا اس کو ختم کر کے اب ہم دوبارہ سٹرکچر پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک اس کے کیا خد و خال ہوں گے, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات ابھی تک سمجھ میں آ نہیں پا رہی ہے, بیکاز کافی میٹنگز ہو رہی ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے. آپ ظاہر ہے آپ بھی کوچ رہے ہیں, بہت نوجوانوں کے ساتھ آپ بھی کام کرتے ہیں, آپ کی ظاہر ہے کوچنگ فل ٹائم کوچ کی حیثیت سے بھی آپ خدمات سر انجام دیتے ہیں اپنی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈیسیشن جو واپس جانے والا تھا پرانے طریقہ کار میں, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں اس کو غلط صحیح تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ تھی وہ میرے خیال میں آپ کے پاس ایک اسٹیپ ٹو پاکستان ٹیم تھا. جیسے ہم ریجن بھی کھیل رہے ہیں, میں ریجن بھی کھیل رہا ہوں, اس ٹائم میں کھیلتا تھا, تو ہم لوگ کھیلتے تھے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹ, کیونکہ ڈپارٹمنٹ کی بڑی اسٹرانگ کرکٹ ہوتی تھی, تو وہ تو ایک بڑا اچھا ہے. لیکن میں پھر بھی ایک بات کروں گا کہ جو بھی سسٹم آپ بناتے ہیں ایٹ لیسٹ اس کو 6-7 سال دینے چاہیے. اب جب یہ سسٹم 4 سال بعد ختم ہوا ہے, ابھی جو نیا بن رہا ہے وہ میرے خیال میں بننا چاہیے, لیکن پھر اگر کوئی اور نیا چیئرمین آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے تو میرے خیال میں اس سسٹم کو 7-8 سال دینے چاہیے, کیونکہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو جاب دینا, پھر لوگوں کو نکالنا, پھر پلیئرز کو ادھر کرنا, پلیئرز کو ادھر کرنا, تو وہ تھوڑا سا پلیئرز بھی تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ابھی جو یہ سسٹم یہ لوگ بنا رہے بڑی محنت کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ پورا سسٹم چینج کر رہے ہیں, تو پھر میں بھی یہی کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ 6 سے 7 سال پہلے کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ 7 سال 8 سال تک اس سسٹم کو کوئی چینج نہ کر سکے, کیونکہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیسے اس کو کیسے روکا جائے, یہ تو میں بار بار یہی سوال پوچھتی ہوں کہ کیسے ایک پالیسی کی یونیفارمٹی آنی چاہیے کہ نہیں جی یہی ڈومیسٹک سسٹم رہے گا, چاہے مینجمنٹ بدلے, چاہے چیئرمین بدلیں, چاہے سی ای او آئیں, چاہے سی او او آئیں, مگر ڈومیسٹک سیٹ اپ ایک ہی رہے. بیکاز پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے, ایز فار ایز آئی ریممبر 2003 سے یہ جو ورڈ ہے نا اوور ہالنگ, یہ ہمارے پیچھے پڑ گیا. ہم 2003 سے سن رہے ہیں اوور ہالنگ ہو رہی ہے, پاکستان ٹیم میں اوور ہالنگ ہو رہی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ میں اوور ہالنگ ہو رہی ہے. تو یہ تو ہم ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, اسکریپ سے شروع کرتے ہیں, پھر ایک آتا ہے, ایک نیا بندہ آتا ہے, وہ ساری پرانی چیزیں اکھاڑ دیتے ہیں, پھر ایک نئے سلسلے سے شروع کرتے ہیں. اس کو کیسے ہم ایک یونیفارم ڈومیسٹک سسٹم بنا سکتے ہیں جو کہ کوئی نہ ہلا سکے؟ یہ اس میں آئین میں ان کی چینجز کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ ظاہر ہے وہ کہتا ہے میں ہی پڑھا ہوں, میں ہی چیزیں کروں گا. لیکن ہمیں ایک پراپر سسٹم چاہیے جو ہمارے نئے جنریشن کے لیے, اسپیشلی ہمارے پلیئرز کے لیے, کہ وہ بھی ان کو بھی ان کو ایک پتہ ہو کہ یار میں نے یہی کرنا ہے. ہمارا بک ابھی تک نہیں بن سکا ہے انفارچونیٹلی. اگر آپ دیکھیں دنیا میں جب بھی جہاں بھی آپ کرکٹ کھیلتے ہو, سیزن سے پہلے آپ کا ایک بک بنتا ہے, پورے میچز اس میں آتے ہیں کہ کہاں ہونا ہے, کون سے ویدر میں کہاں میچ ہو سکتے ہیں, کہاں پہ پریکٹس سیشنز ہے, کیا سسٹم ہے. وہ ابھی تک میرے خیال میں ہمیں کوئی 60-65 سال ہو گئے کرکٹ کو, یا 70 سال, لیکن ہمارا آج تک کوئی بک نہیں بن سکا کہ ہم جب سیزن شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنا بک دیکھیں اور اس میں چیک کریں کہ ہمارے کہاں میچز ہے, فرسٹ کلاس کے کہاں پہ, کون سی ڈیٹس کو میچز شروع ہو رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس چیزوں پہ اب میرے خیال میں کام کرنا پڑے گا, اور میرے خیال میں اب لوگوں نے ترقی کر لی, ہمیں بھی اب کر لینی چاہیے. آلرائٹ, ابھی ایک بڑا کلوز ڈیسیشن ڈی آر ایس پہ گیا, اور ڈیسیشن یہ ناٹ آؤٹ تھا اوریجنل ڈیسیشن, اور اچھا آؤٹ تھا اوریجنل ڈیسیشن, اسٹے آؤٹ. تو 7ویں وکٹ نیوزی لینڈ کی ابھی گر گئی ہے 220 رنز, اور یہ ابھی بھی جبکہ 10 اوورز باقی ہیں, تو پھر لیکن مائیکل بریسویل جن سے امیدیں تھیں کہ آخر میں رنز کر سکتے تھے, سویرا وکٹ پہ بہت زبردست اسپن اس وقت مل رہا ہے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ حارث سہیل سے بھی بولنگ کروائی جا رہی ہے. یاد رہے کہ نیوزی لینڈ آج ایک ایڈیشنل اسپنر کھلا رہا ہے, سوری پلینگ ٹوڈے. سو ارشد صاحب کراچی کی ظاہر ہے وکٹوں پہ آپ بھی کافی کھیلے ہیں,
کراچی میں تھوڑا وکٹ کا مزاج جو ہے وہ بڑا مختلف سا ہوا کرتا تھا، یا یہی ایسی وکٹ ہوتی تھی کہ تھوڑی سی سلو وکٹ اور اس پہ ٹرن ملا کرتا ہے؟ کیا آپ کو اپنے زمانے کی ہی وکٹ لگ رہی ہے یہ؟ نہیں، ہمارے زمانے کی یہ وکٹ نہیں ہے، کیونکہ وہاں اس ٹائم بھی اگر آپ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں تو کراچی میں واحد جگہ تھی کہ جہاں پہ 300 رنز ہوتے تھے، اسپیشلی پہلے بیٹنگ میں تو بہت رنز ہوتے تھے. لیکن یہ لاسٹ میچ میں جس طرح کا وہ بیہیو تھا، لڑکے بہت زبردست کھیلے. اگر وہاں پہ لڑکے تھوڑا سا پیشنٹ نہ دکھاتے ہیں تو میرا خیال میں ہم میچ بھی ہار سکتے تھے. تو یہ ہے کہ وکٹ میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 35 اوورز کے بعد وکٹ نے ٹرن شروع ہوا ہے بڑا زبردست، اور نواز نے ایک دم سے اپنا وہ شروع کر دیا. پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ 280 290 کا وکٹ لگ رہا تھا، اب جا کے وہ آپ کہہ رہے کہ اسپنر بھی انہوں نے کھلایا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ان کو جتنے کم رنزوں پہ اسٹک کرے تو اچھا ہے. ارشد صاحب، بڑا یہ ویسے ٹچی ٹاپک آج کل بنا ہوا ہے جب ہم پچز کی بات کرتے ہیں، اور واقعی کراچی میں آپ نے بھی کافی کھیلا ہوا ہے. جب ہم پچز کی بات کرتے ہیں تو کچھ عجیب سا ہو گیا ہے پاکستان کی پچز کے ساتھ. مطلب آپ یو ٹاک اباؤٹ نیشنل اسٹیڈیم کی وکٹ، تو یہ وکٹ جو ہے یہ بیٹنگ پیراڈائز کہلاتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ فاسٹ بولرز کو بھی بڑا سپورٹ ملتا تھا جو کہ بالکل اس وکٹ پہ نہیں دکھ رہا. ہم پنڈی کی پچ کی بات کرتے تھے تو پنڈی کی پچ ایک واحد وہ ایسی پچ تھی جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا لگتا تھا وہ ویسٹ والا حساب، تھوڑا سا وہ ہمیں سکٹ ملتا تھا فاسٹ بولر کو جو ہے. مگر اب جو ہے ان پچز کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا گیا کہ یہ ساری پچز جو ہیں کچھ عجیب سی طریقے سے ریاکٹ کر رہی ہیں. نہیں سویرا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے. پہلے پچز میں یہ تھا کہ سٹرنگ بھی تھا، تھوڑا باؤنس بھی کرتے تھے. اب کیونکہ میرے خیال میں ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں صرف بیٹنگ کے لیے، تو میرے خیال میں اب تھوڑا سا روش چینج کرنا چاہیے. وکٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وکٹ کیوں صرف بیٹنگ کے لیے ہم کھیل رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی بیٹنگ ہماری اسٹرینتھ بن گئی اچانک سے. ہماری تو ہمیشہ فاسٹ بولنگ اسٹرینتھ تھی. ہماری تو بالنگ اسٹرینتھ ہی فاسٹ بالنگ اسٹرینتھ ہے، تو بیٹنگ کی اسٹرینتھ تو ہماری کبھی بھی نہیں بنی ہے. لیکن ہمیں میرے خیال میں ہمارے پاس یہ اسی گراؤنڈ میں، اگر آپ ان گراؤنڈ مین کو کہہ رہے کہ ہمیں سپورٹنگ وکٹ دو، اچھی بیلنس وکٹ، تو یہ آپ کو بنا کے دیں گے. لیکن جب رات میں وہ بناتے ہیں اور پھر رات کی رات کٹ جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، وہ وکٹ بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اب آگے کی سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے آسٹریلیا کھیلنا ہے، انگلینڈ کھیلنا ہے، ساؤتھ افریقہ کھیلنا ہے. تو ان جگہوں کے لیے ہمیں تھوڑی سی وکٹ کو امپروو کرنا پڑے گا، اور تھوڑی سی گراس چھوڑ کے اس کو پھر اگر آپ رول کرتے ہو تو بڑی زبردست. ہمارے پاس پشاور میں ایک گراؤنڈ مین ہوا کرتا تھا، یا کراچی میں بھی بڑے اچھے گراؤنڈ مین ہے، یا لاہور میں، یہ بنا سکتے. اور ہم کھیلے ہوئے ایسے وکٹوں پہ، ڈومیسٹک میں یہ لوگ بناتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میں سڈنلی ایسے کوئی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ وکٹ بالکل ایسے لگتا ہے کہ اس وکٹ پہ تو رنز ہی رنز ہوتے ہیں. لیکن کراچی میں ہمیشہ سپورٹنگ وکٹ ہوا کرتا تھا اگر وہ بناتے تھے تب، ادروائز. تو اب بنانی چاہیے ایسی وکٹیں. جس طرح آپ نے نام کہا ویسے ہی مجھے وہ ہے کہ ریاض صاحب ایک ہمارے کیوریٹر ہوتے ہیں جو کہ پہلے پنڈی کے کیوریٹر تھے جو ابھی نیشنل اسٹیڈیم کے، وہ بہت ہی زبردست ان کے ہاتھ سے جو بھی پچز بنی ہیں وہ بہت اچھی بنی ہیں. بٹ آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بٹ تھینکس اے لاٹ ارشد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ گیم سیٹ میچ کا حصہ بننے کا. لیٹس سی کہ کیا رہتا ہے، کس طرح رہتا ہے. آر وی ایکسپیکٹنگ 2-0 ہیئر؟ نہیں، مجھے تو اس وقت آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی صرف یہ اسپن دیکھ کے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ انگلینڈ نے شاید وکٹ کو صحیح پڑھ کر آ گئے، نیوزی لینڈ سوری، اور لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے اس سوڈی کو رکھنے کی وجہ یہی ہے بیکاز دے ور ایکسپیکٹنگ، بلکہ دے ول بی ویری ہیپی. اس وقت آئی تھنک ان کی اسٹریٹجی یہی لگ رہی ہے سویرا، دے وانٹ ٹو پلے آؤٹ دا 50 اوورز. دیکھتے ہیں 260 265 بورڈ پہ پٹ کریں اینڈ پٹ پریشر آن پاکستان. بہرحال جی گڈ وشز ٹو پاکستان ٹیم. اللہ کرے آج میچ جیت کے ہم سیریز بھی اپنے نام کریں انشاءاللہ. عدیل اور سویرا کی آپ کی ملاقات کل ہوگی ایک بار پھر. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دین گڈ بائی، گاڈ بلیس اینڈ اللہ حافظ.